दोस्तों, एक बाज इंसान के बच्चे की मां कैसे बन गई। किसी गांव में एक आदमी रहता था। ना ज्यादा अमीर था, ना ज्यादा गरीब। लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी खराबी ये थी कि उसे बेटियों से सख्त नफरत थी। जब उसकी बीवी हामला यानी प्रेग्नेंट हुई तो उसने कहा, अगर बेटी हुई तो वो मारी जाएगी, इसीलिए मुझे बेटा चाहिए। उसकी बीवी डर गई, लेकिन उसके आगे कुछ बोल ना सकी। वक्त गुजरता गया और एक रात बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। वो आदमी, जिसका नाम असलम था, उसकी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया। ये देखकर असलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। मुर्गे की पहली बांग भी नहीं हुई थी, मगर असलम के घर से औरत की चीख उठ रही थी, असलम, रहम करो, बेटी है, तुम्हारी भी है। सितारा जमीन पर गिरी थी। गोद में वो नन्हा सा जिस्म था जो अभी इस दुनिया को समझ भी नहीं पाया था। असलम की आंखों में नफरत थी। बेटी? उसे बेटी से सख्त नफरत थी। वो बेटे के इंतजार में था, लेकिन अब फिर से वही, एक और बेटी? उठ और चल, उसने हुक्म दिया। कहां? सितारा की आवाज कांपी। जंगल। सितारा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर असलम ने उसे बांह से खींच लिया। बच्ची उसकी छाती से लिपटी थी, मगर उस ममता का कोई इंसान गवाह नहीं था। जंगल गांव से ज्यादा दूर नहीं था, मगर उस रात वो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पगडंडी पर कांटे थे, अंधेरा घना था और सितारा का दिल जैसे किसी अनदेखे खौफ से कांप रहा था। जंगल की सरहद पर पहुंचकर असलम ने रुकने का इशारा किया। सितारा की सांस अटक गई। उसने बच्ची को कसकर पकड़ा। नहीं असलम, ये मत कर, छोड़ इसे। असलम ने दहाड़ मारी। सितारा ने बच्ची को अपनी छाती से और भी जोर से लगा लिया, मगर असलम अब जानवर बन चुका था। उसने बच्ची को झपट कर खींचा। सितारा चिल्लाई, मर जाऊंगी मगर इसे नहीं दूंगी। असलम ने उसे जमीन पर धक्का दिया। सितारा का सिर एक पत्थर से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ पल बाद एक कांटों से भरी जगह पर एक नन्हा सा जिस्म पड़ा था, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल बेआवाज। असलम जंगल से वापस मुड़ा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने से पहले सितारा को होश आ गया। वो चीखती हुई उठी, भागती हुई जंगल की ओर दौड़ी। हर झाड़ी, हर पत्ते के नीचे उसे अपनी बच्ची की तलाश थी, मगर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। असलम पहले ही घर आ चुका था। उसके आने के कुछ वक्त बाद सितारा टूटी हुई लौटी। गांव में किसी से कुछ न कहा, बस छत की एक बेजान बल्ली को ताकती रहती। असलम ने सबको कह दिया, बच्ची मर गई, रात को ही दम तोड़ दिया था। लोगों ने चुपचाप मान लिया। सितारा को देखकर सिर्फ इतना कहते, बेचारी का दिमाग फिर गया है शायद। मगर जंगल की खामोशी में कुछ चल रहा था। एक दरख्त के ऊपरी हिस्से पर बैठी थी एक मादाबाज, बिल्कुल खामोश, निगाहें नर्म मगर तेज। उसने उस प्यारी बच्ची को कांटों के बीच पड़ा देखा था और कुछ समझ नहीं आया, फिर भी दिल कहने लगा, ये मेरी है। ये वो लम्हा था जब एक परिंदा, असलम जो कि इंसान था, उससे ज्यादा रहमदिल बन गया था। उस बाज ने अपने भारी पंख खोले, नीचे उतरी, कांटे हटाए और उस बच्ची को अपनी चोंच से उठाया, जितनी नरमी से एक मां उठाती है। उस रात एक परिंदे ने मां होना सीख लिया, मगर गांव में किसी को इस बात का इल्म नहीं था, न सितारा को, न किसी और को। लोगों के लिए वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थी, मगर जंगल में एक नन्ही सी जान अब एक बाज की सांसों से बंधी हुई थी। घना जंगल अब उस बच्ची का घर बन चुका था। वो न तो किसी का नाम जानती थी, न अपने चेहरे से वाकिफ थी, मगर उसे बाज की परछाई में सुकून मिलता था। मादा बाज अब उसके लिए सिर्फ एक परिंदा नहीं थी, वो उसकी हिफाजत थी, उसकी मां थी, उसकी दुनिया थी। वक्त गुजरता गया, 8 महीने का अरसा बीत गया। वो बच्ची अब रेंगने से चलने तक आ चुकी थी। उसके नन्हे कदम घास पर निशान छोड़ने लगे थे। वो कभी टहनियों से खेलती, कभी पत्तों में उलझ जाती, कभी किसी फूल की खुशबू में खो जाती। बाज अब उसके लिए शिकार ढूंढ कर लाती, छोटे फल, कभी कभार कोई गिरा हुआ अंडा या वो जड़ी बूटियां जो उसके लिए नुकसानदेह न थीं। घोंसले के पास एक छोटा सा चबूतरा बन गया था, जहां बच्ची 2 पत्थरों को टकराकर आवाजें निकालती। उसी को वो खेल समझती। बाज की निगाहें हर पल उस पर रहती थीं। अगर बच्ची पेड़ से थोड़ा भी दूर जाती
तो वो तुरंत उसके सिर के ऊपर से चक्कर लगाती, जैसे उसे वापस बुला रही हो। उधर गांव में वक्त आगे बढ़ रहा था। सितारा अब उस औरत में बदल चुकी थी जिसने बोलना छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर अब सिर्फ थकान और सन्नाटा रहता। असलम की जिंदगी आसान हो चली थी। अब वो ज्यादा देर घर में नहीं रुकता। मजदूरों को इधर उधर भेजता, जमीन की देखरेख करता। दूसरी शादी की बात सोचने लगा था, मगर लोगों से छुपकर। गांव में अब कोई बच्ची का जिक्र नहीं करता था, ना ही कोई सितारा से हमदर्दी जताता था। सबको लगता था जो हुआ अच्छा हुआ, मगर सितारा हर रात आंखें बंद करती तो एक ही मंजर सामने आता, कांटों में लिपटी उसकी नन्ही बच्ची और वो चीख जो कभी बाहर नहीं निकली। जंगल की हवाओं ने सब कुछ चुपचाप संभाल लिया था, मगर अब एक नई आहट उस सन्नाटे में दाखिल होने वाली थी। जंगल के दूसरी तरफ, जहां वो बच्ची रहती थी, वहां अब दूसरे गांव के शिकारी आने लगे थे। ये लोग हर साल गर्मियों के बाद जंगल से कुछ कीमती परिंदे और जानवर पकड़ने आया करते थे। कोई जंगली मुर्गा, कोई बारहसिंगा, कभी कोई शिकारी परिंदा। इस बार उनके कानों में एक अजीब किस्सा पहुंचा था। कहते हैं यहां कोई बड़ा बाज है जो इंसानों से भी नहीं डरता। 3 लोग थे। पहला, उम्रदराज शिकारी जिसकी आंखें बहुत कुछ देख चुकी थीं। दूसरा, उसका जवान बेटा जो शौक से ज्यादा जोश में शिकार करता था। तीसरा, एक रहस्यमयी किस्म का आदमी, कम बोलने वाला मगर चालाक। पहले शिकारी ने घास पर बैठते हुए कहा, ऐसे परिंदे अक्सर गायब हो जाते हैं, अगर देख लिया तो जिंदगी बदल जाएगी। दूसरे ने हंसकर कहा, अगर पकड़ लिया तो हर मेले में दिखाएंगे, पैसे ही पैसे। उन्हें नहीं मालूम था कि जिस परिंदे की तलाश में वो हैं, उसके घोंसले में इंसानी बच्ची पल रही है। इधर बाज ने दूर से कुछ बदला बदला महसूस किया था। जंगल की हवा में अब डर घुलने लगा था। परिंदों की उड़ानें अचानक तेज हो गई थीं। बाज अब घोंसले से ज्यादा दूर नहीं जाती थीं। उसकी आंखें हर वक्त सतर्क रहती थीं। एक शाम बच्ची पत्थरों से खेल रही थी। बाज ऊपरी डाल पर बैठी थी। तभी दूर से एक आवाज आई। शाखें टूटीं, किसी के कदमों की आहट। बाज एकदम उड़ गई, हवा में एक चक्कर लगाया। उसकी निगाहें पेड़ों के बीच 2 काले साए पर पड़ीं। वो शिकारी थे। धीरे धीरे आवाज दबाकर जंगल के अंदर बढ़ते हुए। बाज ने उन्हें देख लिया, मगर वो कुछ पल हवा में रुकी रही, फिर वापस आई और बच्ची के पास अपने पंख फैलाकर खड़ी हो गई, जैसे कह रही हो, अब कोई तुम्हें छू नहीं सकता। शिकारी पास आते गए। एक दरख्त के पीछे से पहले शिकारी ने झांक कर कहा, वाकई बहुत बड़ा बाज है। दूसरे ने कहा, मगर वो वहां क्या छुपा रही है? तीसरे शिकारी ने आंखें संकरी करते हुए कहा, कुछ तो है जो उसे बेचैन कर रहा है, चलो और करीब चलते हैं। मगर बाज अब तेज आवाज में चीख मार रही थी। उसकी टहनी से लेकर जमीन तक की हर पत्ती हिल रही थी। उसकी आंखों में आग थी। वो बच्ची के सामने अपने पंखों की एक दीवार बनाकर खड़ी थी। शिकारी एक पल को डर गए। पहले शिकारी ने धीरे से फुसफुसाया, कोई शिकार हो या कोई राज, इस जंगल में कुछ और ही चल रहा है। उसी पल बच्ची ने बाज के पंखों के पीछे से सिर बाहर निकाला। उसके गाल मिट्टी से सने हुए थे। उसकी आंखें सीधी शिकारी से जा मिलीं। पहला शिकारी सन्न रह गया। ये बच्ची? बाकी 2 शिकारी कुछ समझ नहीं पाए, मगर अब वो जंगल, जो सैकड़ों साल से सिर्फ पत्तों की सरसराहट से जिंदा था, वहां इंसानी जिंदगी ने दस्तक दे दी थी। बाज ने बच्ची को अपनी चोंच में दबाया और एक ही झटके में ऊंचाई की ओर उड़ गई। तीनों शिकारी भागे, मगर जंगल उनका रास्ता नहीं जानता था। जंगल की शाखें थरथराने लगी थीं। शिकारी पीछे छूट चुके थे, मगर बाज की रफ्तार अभी थमी नहीं थी। उसने बच्ची को चोंच से नरमी से थामा और जंगल के सबसे घने हिस्से की तरफ उड़ चली, जहां ना कोई इंसानी कदम पहुंचे थे, न किसी को रास्ता मालूम था। आसमान अब खुला नहीं रहा था। ऊपर सिर्फ दरख्तों की मोटी छत थी, जहां धूप भी एक धागे जैसी गिरती थी। वो जगह हर आवाज को निगल लेती थी। वहां सिर्फ सांसों की गर्मी थी और ममता की खामोश लड़ाई। बाज अब एक बहुत ऊंचे पुराने बरगद के अंदर जा बसी। उस दरख्त के तने में एक बड़ा खोखला गड्ढा था, जहां नर्म पत्ते
जड़ों की जाली और मिट्टी का घोंसला पहले से मौजूद था। बच्ची को वहां रखकर उसने उसे पंखों से ढांप लिया। बच्ची सिहर रही थी, डर, थकान और भूख से। बाज ने उसकी पेशानी पर अपनी चोंच टिकाई, जैसे कह रही हो, मैं हूं ना, अभी सब ठीक है। वक्त थोड़ा गुजरा। बच्ची की हल्की हल्की सिसकियां घने जंगल की खामोशी में गूंजने लगीं। इसी जंगल के उस तरफ एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, पेट अंदर को झुका था और चाल में वो वहशत थी जो भूख से पैदा होती है। उसे बच्ची की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया, फिर नाक से मिट्टी की बू सूंघते हुए धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी जहां बाज और बच्ची एक दूसरे में छुपे हुए थे। लोमड़ी अब बिल्कुल करीब आ गई। उसने दरख्त के नीचे चक्कर लगाया, जमीन को सूंघा और फिर अपने पंजों से तना खरोंचने लगी। बाज समझ गई, कोई खतरा पास है। उसने बच्ची को घोंसले के कोने में सरकाकर अपने पंख फैलाए और दरख्त से नीचे उतर आई। लोमड़ी ने बाज को देखा, एक पल के लिए ठिठकी, फिर फुफकार कर बोली, हट जा परिंदे, वो मेरे खाने की चीज है। बाज की आंखें लाल हो गईं। वो कुछ नहीं बोली, बस शिकार के अंदाज में हल्की सी झुक गई। लोमड़ी ने छलांग मारी, मगर बाज हवा में उछली और सीधे उसकी आंखों पर टूट पड़ी। उसके तेज पंजों और चोंच ने लोमड़ी की एक आंख नोच डाली। लोमड़ी चीखी, जमीन पर लौटने लगी। बाज ने फिर से चोंच से उसकी गर्दन को जख्मी किया। लोमड़ी अब घायल थी, डर चुकी थी, चीखती जा रही थी। कई पल तक वो लड़ाई चलती रही। पेड़ों से पत्ते टूटकर गिरते रहे। फिर लोमड़ी भाग खड़ी हुई, एक आंख से अंधी, खून से सनी हुई। बाज वापस घोंसले में आई। उसके पंख लहूलुहान थे, मगर उसकी चाल में डर नहीं, बल्कि मां की फतह थी। बच्ची चुप हो चुकी थी। वो बाज के पंखों में दुबकी हुई थी, जैसे उस गर्मी में उसे जिंदगी का सुकून मिला हो। बाज ने अपना सिर उसके सिर से लगाया और फिर अपनी चोंच से उसका चेहरा सहलाने लगी। वो जानती थी, ये बच्ची परिंदा नहीं है, मगर फिर भी अब उसकी जान बन चुकी है। वो पूरी रात बाज ने उड़ान नहीं भरी। वो वहीं बैठी रही, बच्ची के सिर पर, सीने पर, हाथों पर बार बार अपनी चोंच फेरती रही। जंगल की रात अब कुछ और गहरी हो गई थी, लेकिन उस दरख्त के खोखले में एक नन्ही सी हवेली थी, जिसमें एक जख्मी बाज और एक प्यारी बच्ची थे, जो खुद को अब एक दूसरे में पूरा समझते थे। उधर वो लोमड़ी जंगल से भाग तो गई, मगर उसके जख्म बता रहे थे कि ये जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। तीनों शिकारी भी अब वापस लौट चुके थे। उनकी आंखों में वो परिंदा नहीं, बल्कि उसके साथ खेलती बच्ची बसी रह गई। शिकारी ने जाते हुए एक आखिरी बार कहा था, इस जंगल में अब शिकार नहीं, किसी की ममता पल रही है। चलो, इससे दूर रहना बेहतर है। शिकारियों का किस्सा यहीं खत्म हुआ। उनके पांव लौट गए, मगर जंगल की जमीन अब भी गवाह बनी रही, उस ममता की जो पंखों में ढल चुकी थी। उधर बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके छोटे हाथ अब मजबूत हो रहे थे। वो अब रेंगने की बजाय घने पत्तों के बीच दौड़ने लगी थी। उसने बोलना सीखा नहीं था, मगर वो बाज की हर चोंच, हर उड़ान, हर चीख को समझने लगी थी। वो जब बाज को बुलाना चाहती तो मुंह से एक खास सीटी जैसी आवाज निकालती, जिसे बाज फौरन पहचान लेती। जब भूख लगती तो मिट्टी पर हाथ मारकर इशारा करती। वो खेल भी नए नए ईजाद करने लगी थी। कभी पत्तों को जोड़कर झूला बनाती, कभी लकड़ियों से घेरा बनाकर दौड़ लगाती। बाज उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। उसने अब जंगल के कुछ दूसरे परिंदों को भी पास नहीं भटकने दिया था। अगर कोई कौआ भी ऊपर से उड़ता तो बाज आसमान में उसकी राह रोक लेती। अब जंगल के जानवर भी हैरान नहीं होते थे। वो जानते थे, ये परिंदा अब परिंदा नहीं रहा, ये मां बन चुका है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब बच्ची कोई 3-4 बरस की हो चली थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए, चेहरा गुलाबी मिट्टी से सना हुआ। कपड़ों की जगह अब सूखे पत्तों और बेलों से बनी लिपटी चादरें थीं। वो अब खुद पेड़ों पर चढ़ने लगी थी। एक दिन वो नीचे झील की तरफ गई। वहां पानी में उसने अपनी परछाई देखी। बहुत देर तक उसे देखती रही, कभी आंखों को छूती, कभी होठों को, जैसे पूछ रही हो, मैं कौन हूं। बाज पेड़ पर बैठी थी। उसने बच्ची को दूर से देखा, फिर एक लंबी चीख मारकर फिर से बुलाया। बच्ची पीछे मुड़ी और बाज की तरफ मुस्कुराकर भागी।
लेकिन उसके दिमाग में वो शक्ल बस गई थी जो उसने दरिया के अंदर अपनी परछाई देखी थी। शाम को जब जंगल सोता तो बाज उस बच्ची के बालों को अपनी चोंच से सुलझाती और बच्ची बाज के पंखों में सिर छुपाकर आंखें बंद कर लेती। उस जंगल में ना दीवारें थीं, ना दरवाजे, ना नाम, ना रिश्ते, मगर एक माँ बेटी जैसा रिश्ता हर शाख पर झूल रहा था। मगर जंगल की जिंदगी कभी ठहरी नहीं रहती। वो हर दिन कुछ नया लाता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। वो बच्ची अब नन्ही बच्ची नहीं रही थी। उसकी उम्र 17 साल की हो चुकी थी। जिस बच्ची को कभी बाज अपनी चोंच में थाम कर उड़ती थी, वो अब अपने हाथों से लकड़ियां तोड़ती थी, झील से पानी निकालती थी और जंगल के सबसे ऊंचे दरख्तों पर चढ़ जाया करती थी। उसे कोई नाम नहीं दिया गया था। बाज के लिए वो बस एक चीख, एक आवाज थी, और उसके लिए बाज उसकी जिंदगी थी। हर सुबह वो दोनों एक साथ निकलते। बाज आसमान से उड़ान भरता और वो नीचे नंगे पांव जंगल की पगडंडियों पर चलती। जहां भी कोई जामुन का पेड़ दिखता या बबूल में पकी फली होती, बाज चोंच से उसे तोड़ कर लाता और उस बच्ची के सामने रख देता। वो कभी कभार अपनी हथेलियों पर ताजा बेरों का रस रगड़ती, फिर उसी हाथ से बाज की गर्दन सहलाती। बाज अपनी गर्दन झुका देता, जैसे कहता हो, तू अब बड़ी हो गई है, मगर मैं अब भी तेरी मां हूं। वो बातें नहीं करती थीं, मगर उसकी आंखें बोलती थीं। उसकी चाल में जंगल का संतुलन था, उसकी सांसों में पेड़ों की महक। मगर अब उसकी आंखों में एक नई बेचैनी उतरने लगी थी। वो झील में बार बार अपनी परछाई देखती, कभी खुद से कुछ सवाल पूछती और फिर दूर झांकती, जैसे किसी आवाज को सुन रही हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई। बाज ये सब देखता, मगर कुछ कह नहीं सकता था। कभी कभी वो उसके चारों तरफ गोल चक्कर लगाता, जैसे उसे वापस अपनी ममता के घेरे में लाना चाहता हो। एक रोज वो झील के किनारे बैठी थी। उसके पैर पानी में थे और हाथ में जली हुई लकड़ी। वो लकड़ी से रेत पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी। कुछ रेखाएं बनती, बिगड़ती, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, मगर ठीक से समझ नहीं आता। उसी रात जब वो सो रही थी, बाज नींद में भी उसकी निगाहबानी कर रहा था। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर जानी पहचानी सी। एक सियार की नहीं, एक लोमड़ी की भी नहीं, बल्कि इंसान की आवाज थी। कहीं बहुत दूर से कोई लोरी गा रहा था, एक मीठी धीमी धुन जो जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। बच्ची की आंखें खुल गईं। उसने सर उठाया। बाज ने भी गर्दन घुमाकर आवाज की तरफ देखा। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, इसमें उसकी नींदों का गुजरा वक्त दफन था। वो बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। बाज ने उसकी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो, कहाँ जा रही है तू? मगर वो अब जवाब नहीं देती थी। सुबह होते होते वो फिर उसी जगह गई जहां आवाज आई थी, मगर वहां सिर्फ सूखे पत्ते थे और एक टूटी हुई लकड़ी का झूला, जो शायद बहुत साल पहले किसी इंसान ने बांधा होगा। जंगल की हवाएं अब बदली बदली सी थीं। झील का पानी कभी कभी उसकी परछाई में एक और चेहरा दिखाता, एक औरत का चेहरा, धुंधला सा, शायद कोई मां, मगर उसकी मां तो बाज थी, है ना? या शायद कोई और भी थी, जिसकी याद अब उसके जिस्म में उभरने लगी थी। जिस जंगल में वो बच्ची, जो अब 17 साल की खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, वो और बाज रहते थे, इसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिसकी शाखाएं काफी ऊपर तक फैली हुई थीं। उसकी छांव में सारा जंगल ठंडा लगता था, और उस ठंडी छांव के नीचे बैठी थी वो लड़की, जिसका चेहरा अब जंगल के फूलों सा खिलने लगा था। वो बहुत खूबसूरत थी और अब पूरी तरह से जंगल का हिस्सा बन चुकी थी, मगर फिर भी कुछ अजनबी था जो उसकी आंखों में छुपा हुआ था। वो लड़की बाज के साथ खेल रही थी, उसे प्यार से पंखों से छेड़ते हुए। बाज कभी उसकी आंखों में झांकती, कभी उसके गालों को चोंच से सहलाती, जैसे दोनों को एक दूसरे के होने की पूरी तरह से आदत हो। एक बार उस जंगल में शिकार पर निकला हुआ एक नौजवान अपने कुछ साथियों के साथ आया, जिसका नाम सुल्तान था। काफी अमीर इंसान था। हाथ में तीर कमान पकड़े चुपचाप आया था। वो करीब 2 दिन से इस जंगल में शिकार करने आया था, मगर जंगल के शिकार अब उसे आकर्षित नहीं करते थे। उसका दिल अब कुछ और ही ढूंढता था। सुल्तान की नजर उस लड़की पर पड़ी, जब वो हंसी में बाज के पंखों को सहलाती थी। उसकी आंखों में कोई ऐसी बात थी
जो सुल्तान को खींच रही थी। उसने कदम बढ़ाया, मगर लड़की ने उसकी नजरों से अजनबियत महसूस की। उसने सिर उठाकर देखा तो सुल्तान की आंखों में एक गहरी तलब दिखी। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की चुप रही, बस बाज के पास खुद को छुपाए बैठी रही। सुल्तान ने फिर से कहा, तुम अकेली हो यहां? तुम्हें जंगल में कौन देखभाल करता है? लड़की की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने फिर से अपनी आंखें झुका लीं और बाज के पास बैठी रही। सुल्तान को उसकी चुप्पी में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जो उसे भीतर से सिहरन दे गई। सुल्तान ने महसूस किया कि ये लड़की अकेली नहीं है, वो किसी से जुड़ी हुई है, और ये जुड़ाव सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, बल्कि एक गहरे संबंध का था। जैसे कोई और इस जंगल में रहता हो, जो उसे अपनी ममता से बचा रहा हो। वो लड़की जैसे किसी खुफिया चीज के साथ हो। सुल्तान ने फिर खुद से कहा, ये लड़की तो किसी और के साथ है। उसकी नजरें फिर से बाज पर पड़ीं, जो अब तक लड़की के पास खड़ी थी। बाज की चोंच और आंखों में वो गुस्सा था, जो किसी शिकार से बचाने वाले जानवर में होता है। सुल्तान को समझ में आ गया कि ये बाज इस लड़की का साथी है, और जो भी इस लड़की को छेड़ेगा वो बाज उसे उसी पल भगा देगी। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए बाज की ओर इशारा किया और कहा, तुम मुझे पसंद हो। फिर वो लड़की से भी कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? वो बस खामोश रही। सुल्तान को ये चुप्पी कुछ अजीब लगी, लेकिन वो फिर भी हैरान था कि वो इस लड़की को अपनी जिंदगी में ले आएगा। तभी बाज ने एक चीख मारी, इस बार तेज और कड़ी, जैसे वो अपना हक जाहिर करना चाहता हो। सुल्तान ने बाज को घूरते हुए कहा, तुम चाहो तो मुझे रोक सकते हो, लेकिन मैं इसे अपनी जिंदगी में ले आऊंगा। बाज का रुख और खामोश हो गया। बाज समझ चुका था कि ये लड़का मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसीलिए बाज ने उस लड़के यानी सुल्तान के साथ चलने की हामी भर ली। सुल्तान ने बड़े आराम से लड़की को अपने साथ चलने के लिए मनाया। बाज की चुप्पी और लड़की की जिज्ञासा ने उस पल को और भी रहस्यमयी बना दिया। लड़की ने कोई गुस्से का इजहार नहीं किया, सिर्फ अपनी आंखों से बाज को देखा और फिर धीरे धीरे सुल्तान के साथ चल पड़ी। बाज भी उनके पीछे पीछे उड़ता गया, मानो वो लड़की का अभिन्न हिस्सा बन चुका हो। सुल्तान का घर एक बड़े महल जैसा था, आलीशान बगीचों से घिरा हुआ, संगमरमर के फर्श और गुलाबों की खुशबू से महकता। जब लड़की ने वहां कदम रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई हो। जंगल का चहचहाना, उसकी सादगी, सब कुछ अब पीछे छूट गया था। यहां सब कुछ चकाचक था, रंगीन था और थोड़ा सा अजीब भी। सुल्तान ने उसे कमरे में बैठने का इशारा किया और फिर खुद बाज को भी आराम देने का इंतजाम किया। बाज को एक सोने की जाली में रखा गया और लड़की को भी खास खुराक दी गई। सुल्तान ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लड़की, जिसका नाम अब महनाज रखा गया था, हर रोज कुछ नया सीख रही थी। घर के अंदर रहने की आदतें, साफ सफाई और वो सब जो कभी उसके लिए अनजान था, अब उसका रोजाना का हिस्सा बन रहे थे। महनाज धीरे धीरे सुल्तान के परिवार का हिस्सा बन गई। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बेफिक्री और उसकी खूबसूरती सुल्तान के दिल को इस हद तक छू गई थी कि उसने बिना वक्त गवाए महनाज से शादी कर ली। शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुल्तान का परिवार खुश था। महनाज को नई दुनिया में अपना लिया गया था। सुल्तान और महनाज की शादी हुई। वो दिन था जब महनाज के चेहरे पर खुशी की झलक थी, मगर कहीं न कहीं एक गहरी बेचैनी भी छिपी थी। जंगल, बाज और वो प्यारी सी जिंदगी अब उसे खींचती थी, लेकिन अब उसे इस नई जिंदगी का हिस्सा बनना था। शादी के कुछ महीनों बाद सुल्तान और महनाज के बीच प्यार का रंग और गहरा होने लगा। महनाज अपने पति सुल्तान के साथ समय बिताती, उसकी हर बात में दिलचस्पी लेती। वहीं बाज भी महनाज के पास हमेशा रहता। बाज की आंखों में जो प्यार था, वो शायद ही किसी और के लिए हो सकता था। महनाज की मुस्कान उसे चैन देती और उसका हर कदम उसके लिए अहम था, क्योंकि वो बाज महनाज की मां थी। लेकिन महनाज की जिंदगी में एक और शख्स था, सुल्तान की पहली बीवी। उसने शुरू में अपनी चुप्पी रखी थी, मगर धीरे धीरे महनाज और सुल्तान के बीच बढ़ते रिश्ते को देखकर उसकी आंखों में जलन की लहर दौड़ने लगी। वो ऊपर से सुल्तान और महनाज के प्यार का दिखावा करती,
मगर दिल ही दिल में उसे ये सब बहुत चुभता था। एक दिन सुल्तान और महनाज बगीचे में बैठे थे। सुल्तान ने महनाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने के लिए उसकी छोटी से खेलते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा अब वैसे ही चमकता है जैसे किसी महल की मीनाकारी हो। महनाज मुस्कुराई और बाज ने भी एक जोरदार चीख मारी, जैसे उसे भी सुल्तान का इश्क पसंद आ गया हो। वहीं से कुछ दूरी पर सुल्तान की पहली बीवी खड़ी थी। उसने उनकी हंसी सुनी, उनकी नजरों में ताजगी देखी, लेकिन उसकी आंखों में बस आग थी। ये सब क्या है? उसने खुद से कहा, मुझे ये सब मंजूर नहीं। सुल्तान की पहली बीवी के मन में एक तगड़ी खींचतान थी। वो चाहती थी कि उसका प्यार, उसका परिवार पहले जैसा हो, मगर सुल्तान का ध्यान अब महनाज की ओर ज्यादा था। वो हर वक्त महनाज के पास बैठता, उसे नजदीक से जानने की कोशिश करता, लेकिन महनाज अब भी कुछ संकोच करती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक गहरी उदासी छुपी रहती थी। बाज ने जब महनाज को उदास देखा, तो बाज ने एक बार फिर से महनाज के पास आकर अपनी चोंच से उसके बालों को सहलाया, जैसे वो उसे दिलासा दे रहा हो। महनाज ने बाज को देखा और मुस्कुराई। तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, है ना? उसने धीरे से कहा। बाज ने अपनी चोंच से जवाब दिया, जैसे कह रही हो, जहां तुम जाओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुल्तान को यह सब देखकर खुशी होती, लेकिन उसकी पहली बीवी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कभी जब महनाज और सुल्तान बगीचे में साथ होते, तो वो चुपचाप कमरे से बाहर आकर देखती रहती। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को सुल्तान से छुपाती। सुल्तान को इस सब की भनक थी, मगर उसने इसे नजरअंदाज किया। उसे अपने नए जीवन और महनाज से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। शहर के उस आलीशान मकान में हर तरफ धूप की गर्मी पसरी रहती, मगर कुछ कमरों में ठंडक अपनी जगह से हिली नहीं थी। वो कमरे जहां सुल्तान की पहली बीवी की परछाई धीरे धीरे घनी हो रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुल्तान की पहली बीवी, उसका नाम किसी ने अब लेना भी बंद कर दिया था। घर की खिदमतगारी अब महनाज के हाथ में थी। हक छिनने का दर्द कुछ और होता है, और जब वो हक दिल का हो तो जख्म और गहरे हो जाते हैं। उसने कई बार सोचा कि कुछ कहे, कुछ पूछे, मगर फिर चुप हो जाती। उसके अंदर कुछ बदल रहा था, एक कड़वाहट, एक खामोश साजिश जो पल पल उसकी रगों में उतरती जा रही थी। एक रात जब महनाज अपने कमरे में अकेली थी, बाज बाहर चौकीदार की तरह निगरानी कर रहा था। सुल्तान किसी महफिल में गया हुआ था। चांदनी उस रात कुछ ज्यादा ही तेज थी। महनाज ने बाल खोले और अपना सर झुलावे से टिका दिया। उसके चेहरे पर अब भी वही प्यारापन था, मगर आंखों में कहीं न कहीं एक तलाश थी, जैसे कोई अपनी असली पहचान को ढूंढ रहा हो। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। महनाज ने मुड़कर देखा तो सुल्तान की पहली बीवी की परछाई दरवाजे की ओट में खड़ी थी। क्या चाहिए? महनाज ने पूछा, मगर आवाज में डर नहीं था, सिर्फ ताज्जुब था। वो औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान नमक जैसी थी, जख्मों में चुभती हुई। तुम्हें क्या लगता है, सुल्तान तुम्हें हमेशा चाहेगा? उसने धीमे लहजे में कहा। मैं जानती हूं तुम्हारा सच। महनाज की भौहें सिकुड़ गईं। कौन सा सच? तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त, तुम्हारी जंगल की जिंदगी, तुम्हारा वो परिंदा जो तुम्हारे साए की तरह साथ चलता है। ये सब आम बात नहीं। एक दिन सुल्तान भी इन सवालों से डरने लगेगा। महनाज खड़ी हो गई। उसने गुस्से से नहीं बल्कि अफसोस से उसकी तरफ देखा। जिसे तुम परिंदा कह रही हो, वो मेरी मां है, मेरी ममता, मेरा वजूद। अगर ये बात तुम्हें खटकती है तो मुझसे नहीं, अपने दिल से लड़ो। वो औरत कुछ नहीं बोली, सिर्फ कमरे से निकल गई, मगर कुछ गिरा गई। एक कागज का टुकड़ा। महनाज ने झुककर उठाया। उसमें सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, असलम। ये नाम उसके जहन में अजनबी नहीं था। कहीं कुछ हिला, जैसे किसी ने पुरानी रग छेड़ दी हो। उसी रात जब बाज महनाज के पास आया, उसने बाज की आंखों में देखा और कहा, कौन हूं मैं? बाज ने अपनी गर्दन उसके सीने से लगाई, मगर जवाब ना आया। अगली सुबह महनाज बहुत चुप थी। सुल्तान ने उससे पूछा तो वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में वो रंग नहीं था जो पहले हुआ करता था। और उधर सुल्तान की पहली बीवी एक सुनसान कोठरी में बैठी थी। उसके सामने एक छोटा संदूक रखा था,
जिसे उसने सालों से नहीं खोला था। उस संदूक में कुछ पुराने कपड़े थे, कुछ तस्वीरें और एक झूलता हुआ लॉकेट। लॉकेट खोलते ही उसमें एक नाम लिखा था, सितारा। उसने उसे घूर कर देखा, फिर बुदबुदाई, वक्त आ गया है, राज अब और नहीं छुपेगा। अगली सुबह घर के माहौल में एक अजीब सी थकावट थी। ना कोई ताजगी, ना कोई मुस्कान। महनाज के चेहरे पर एक अलग ही उलझन थी, जैसे कोई अजनबी आवाज उसे पुकार रही हो, जैसे किसी पुराने रिश्ते की सांसें फिर से चल पड़ी हों। असलम, ये नाम उसके ज़हन से निकल ही नहीं रहा था। कहाँ सुना था, कैसे सुना था? हर बार जब सोचती, एक धुंधली सी तस्वीर आंखों के सामने तैरती। एक औरत की चीखें, एक मर्द की सख्त आवाज, और फिर गहराती रातें। और बाज, वो जैसे सब समझता हो। उस दिन बाज ने महनाज को अपने साथ लिया और चल दिया। न किसी मंजिल की इत्तिला, न किसी रास्ते का नाम, बस पेड़ों के झुरमुटों को चीरता हुआ उस जंगल की तरफ जो कभी उसका घर था। वो जंगल अब वैसा नहीं रहा था। बहुत कुछ बदल गया था। पेड़ कम हो गए थे, रास्ते और उलझ गए थे, मगर एक बहुत पुराना और घना पीपल का पेड़ अभी भी वैसा ही खड़ा था। महनाज वहां पहुंची। बाज ने एक और इशारा किया, जहां जमीन के नीचे कुछ पत्थर बेतरतीब तरीके से जमा थे। उसे यूं लगा जैसे वहां कुछ दफन है। वो झुकी और धीरे धीरे उन पत्थरों को हटाने लगी। तभी एक लकड़ी की पुरानी संदूकनुमा पेटी नजर आई। झंग लगी थी, मिट्टी से सनी हुई। उसे खोलते ही उसमें एक छोटी सी लाल रंग का खत मिला, जिस पर कांपते हाथों से लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी जिंदा हो तो उसे ये मिल जाए, सितारा। खत में लिखा था, मैं सितारा हूं। मुझे नहीं पता मेरी बच्ची अब किस हाल में है। मैंने उसे आखिरी बार उस जंगल में देखा था, जहां असलम यानी मेरे शौहर ने उसे लगभग मार ही दिया था। वो कहता था, बेटियां बोझ होती हैं, मगर मैं जानती थी वो मेरी जान थी, मेरी महनाज। चिट्ठी गिर गई। महनाज वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। बाज उसकी पीठ से लगकर बैठ गई। उसके पंखों में अब भी वही गर्मी थी, वही ममता। मैं महनाज हूं, सितारा की बेटी। वो असलम, मेरा बाप। उसका सीना दर्द से भर गया। इधर महल में सुल्तान की पहली बीवी ने एक और चाल चली। उसने नौकरानी को भेजा महनाज के कमरे की तलाशी लेने के लिए। वहां एक पुराना कागज मिला, जिस पर वही नाम था, असलम। अब उसकी शंका यकीन में बदल गई थी। इस लड़की का रिश्ता कहीं उस असलम से है। उसने अपने तजुर्बे से कुछ पुराने किस्से जोड़ने शुरू किए। शहर के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जो पहले असलम के यहां माली हुआ करता था। वो चुपके से उस बूढ़े से मिलने चली गई। क्या तुम असलम को जानते हो? उसने पूछा। बूढ़े ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कहा, जानता था। बड़ा जालिम आदमी था। एक दिन उसकी बीवी ने एक बच्ची को जन्म दिया और उसने उस बच्ची को जंगल में फेंकवा दिया। क्या उस औरत का नाम सितारा था? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़े ने सर हिलाया। हां, सितारा। वो बहुत रोई थी उस दिन। कहती थी, मेरी बच्ची मरी नहीं है, वो जिंदा है। ये सुनकर सुल्तान की पहली बीवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो ये वही लड़की है, वो जंगल वाली? और बाज, कहीं ये सब एक इत्तेफाक तो नहीं? वहीं जंगल में महनाज ने आखिरी बार उस चिट्ठी को चूमा और कहा, अम्मी, मैं जिंदा हूं और अब मुझे खुद से मिलना है। मेरे जवाब कहीं न कहीं उसी घर में है जहां से मुझे निकाला गया था। शाम के वक्त का सूरज अब आधा जमीन में उतर चुका था। जंगल के रास्ते धूप और साए की लुका छिपी खेल रहे थे। महनाज अब चुपचाप बाज के साथ वापस लौट रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में बेबसी नहीं थी। ये आंखें अब सच्चाई से मिलने निकली थीं। घर पहुंची तो सुल्तान दरवाजे पर ही खड़ा था। उसकी आंखों में सवाल थे, मगर होठों पर खामोशी। कहां चली गई थी तुम? उसने पूछा, लेकिन गुस्से में नहीं, फिक्र में। महनाज ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। खुद को ढूंढने। रात को जब सब सो चुके थे, महनाज अपने कमरे में बैठी उस चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। बाज खिड़की के पास चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें लगातार दरवाजे की तरफ लगी थीं, जैसे उसे किसी आहट का इंतजार हो। वो आहट आई भी। दरवाजा धीमे से खुला और सुल्तान की पहली बीवी कमरे में दाखिल हुई। मुझे सब पता चल गया है,
उसने कहा। आवाज धीमी थी मगर तल्ख। महनाज ने सर उठाया। क्या पता चला? तुम वो बच्ची हो जिसे असलम ने जंगल में फेंक दिया था, और सितारा जिसकी माँ थी। अब सवाल ये है, तुमने ये सब छुपाया क्यों? महनाज खामोश रही। बाज की आंखें अब चमकने लगी थीं। तुम सुल्तान को धोखा दे रही हो। तुम्हारा कोई नाम और निशान नहीं। तुम एक परिंदे के साथ पली हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि तुम कौन हो। महनाज ने पहली बार उसकी आंखों में झांका और बहुत सादा लहजे में कहा, मेरा सबूत मेरी जिंदगी है, जो बाज ने बचाई, जो जंगल ने संभाली। और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मैं बस अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। उसी वक्त एक पुराना आदमी शहर के बाहर एक सुनसान हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। सुल्तान ने उसी माली को बुलवाया था जिससे उसकी पहली बीवी ने बात की थी। तुम असलम के घर काम करते थे? सुल्तान ने पूछा। जी, बहुत साल पहले, उसने कांपती आवाज में कहा। क्या तुम्हें वो बच्ची याद है जिसे जंगल में फेंका गया था? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्ची, उसके साथ जो हुआ, उसका जिक्र भी कोई नहीं करता। उसकी माँ सितारा, वो आज भी उसी गांव में है। एक पुराना टूटा फूटा कमरा है, वहीं रहती है। ये सुनकर सुल्तान चौंक गया। मतलब सितारा जिंदा है? हाँ जनाब, मगर बीमार है और बहुत अकेली। कहती रहती है, मेरी बेटी जिंदा है, वो एक दिन जरूर लौटेगी। अगले ही दिन सुबह सवेरे सुल्तान ने महनाज को लेकर उसी गांव की तरफ रवाना होने का फैसला किया। बाज ने जैसे ही वो नाम सुना, सितारा, उसने अपने पंख फैलाए और आगे उड़ चला। उसे रास्ता मालूम था। वो तो उसी दिन का इंतजार कर रहा था। गांव में दाखिल होते ही सब कुछ जैसे थम गया। महनाज को हर झोंपड़ी, हर दरख्त कुछ कहता सा महसूस हुआ। वो हवेली नहीं बची थी। मिट्टी और वक़्त ने मिलकर उसे खंडहर बना दिया था। वो कमरा, वही टूटा फूटा कमरा जहां एक औरत बैठी थी, सफेद बाल, झुकी कमर, मगर आंखें अब भी उसी राह पर टिकी थीं। बात सीधे जाकर उसके सामने बैठ गया। सितारा की आंखें भर आईं। तू फिर आया? मेरी बच्ची का कोई सुराग मिला? महनाज आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से मां की हथेली थामी। अम्मी, बस इतना कहा। सितारा की आंखें उस चेहरे पर ठहर गईं। वो आंखें, वो नाक, वो प्यारी मुस्कान। तू मेरी महनाज है। महनाज ने सर झुकाया। हाँ अम्मी, मैं लौट आई हूं। सितारा जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। सुल्तान और माली एक कोने में खड़े थे और बाज ऊपर उड़ रहा था। सितारा की गोद में उसकी बेटी, आंखों में बरसों का इंतजार और कमरे में एक खामोश मगर बोलती हुई हवा। मगर सुकून कभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं होता। जहां अधूरे जवाब हों, वहां सवाल फिर लौटते हैं। सितारा ने जब महनाज के बालों में उंगलियां फिराईं तो जैसे कोई यादें पलट रही हों। तेरे अब्बा, असलम। उसका नाम आते ही कमरे में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो जिंदा है? महनाज ने धीरे से पूछा। सितारा ने सर झुका लिया। हाँ, वो अब इस गांव से बहुत दूर रहता है। अपनी करनी से भागता फिरता है। लोग कहते हैं उसे कोई चैन नहीं, न रात में नींद, न दिन में सुकून। कभी यहां आया तो गुमसुम होकर लौट गया। शायद अब तक नहीं जानता कि तू जिंदा है। सुल्तान ने सामने बैठकर बात सुनी और बोला, अगर वो अब भी जिंदा है तो उसे सब मालूम होना चाहिए। उसे जानना होगा कि जिसे उसने मरने को छोड़ दिया, वो आज जिंदगी की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुकी है। उधर बाज, जो अब तक शांत बैठा था, अचानक फड़फड़ाने लगा। उसने एक बार फिर वो पुराना रास्ता पकड़ा, जैसे उसे कोई पुराना निशान याद आ गया हो। एक दूर दराज पहाड़ी गांव की सीमा पर एक टूटी हुई हवेली में एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में खलिश और दिल में एक अधूरी कहानी की सजा। यह असलम था। हर सुबह जैसे किसी साए से लड़ता हो, हर रात किसी चीख से जागता हो। उस दिन जब बाज वहां पहुंचा तो असलम ने उसे पहचान लिया। तू वही है? उसकी आवाज कांप रही थी। बाज ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने एक पुरानी लाल चिट्ठी गिरा दी, वही जो सितारा ने कभी जंगल में रखी थी। असलम ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई। पढ़ते ही आंखें भर आईं। मेरी बच्ची जिंदा है। उसकी सांसें टूटने लगीं, चेहरा पीला पड़ गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही दिन
महनाज सुल्तान और सितारा को लेकर उस हवेली की तरफ निकल पड़ी, मगर ये रास्ता आसान नहीं था। सितारा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी, जैसे बरसों का गम अब हकीकत बनने के डर से लौटना चाहता हो। रास्ते भर महनाज ने मां का हाथ पकड़े रखा। जब वो लोग हवेली पहुंचे तो असलम बेहोशी में पड़ा था। महनाज उसके पास गई, उसके बगल में बैठी। मैं महनाज हूं, आपकी बेटी, उसने धीमे से कहा। असलम की आंखें खुलीं। वो चेहरा, वो आंखें, वो प्यारी सी मुस्कान, वो तस्वीर जैसे कभी उसके जहन में गड़ी थी, आज सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। तू मेरी बेटी? असलम फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी बेटी से डर लगता था। मैंने समझा था बेटियां बोझ होती हैं, मगर तू तू तो मेरी सबसे बड़ी दौलत निकली। सितारा कमरे के कोने में खड़ी थी, उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। असलम उसकी तरफ बढ़ा। मैंने तुम दोनों के साथ जुल्म किया, अगर माफी नहीं मिलेगी तो मौत भी सजा न होगी। सितारा ने सिर्फ इतना कहा। बेटी की ममता जिसने समझाई वो एक परिंदा था, तू नहीं। असलम का सर झुक गया। उसने उस बाज के आगे हाथ जोड़ लिए, जिसे अब वो परिंदा नहीं, मां मानता था। बाज की आंखों में अब भी वो तेज था, मगर उसके पंख अब आराम से बंद थे, जैसे किसी अधूरी उड़ान ने आज मंजिल पाली हो। जिस हवेली में कभी जिंदगी की सांसें थमी थीं, आज वहीं फिर से एहसासों का कारवां लौटा था। असलम की आंखों में अब पछतावे की नमी थी। सितारा के लब खामोश थे, मगर उसकी निगाहें बहुत कुछ कह रही थीं। और महनाज, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां बीते कल से नफरत करना आसान था, मगर माफ करना मुमकिन नहीं। असलम अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था। कमजोरी सिर्फ जिस्म में नहीं थी, अंदर से भी वो आदमी अब ढह चुका था। महनाज उसके लिए दवा लाती, खाना बनाती, मगर अब्बा कहकर पुकारने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। बाज हर शाम उस हवेली की छत पर बैठा रहता, जहां से वो कभी अपनी बच्ची को लेकर उड़ गया था। अब वो उड़ता नहीं था, बस देखता था, जैसे किसी उधारी को पूरा होते देख रहा हो। गांव की हवा अब फिर से सुलगने लगी थी। वो लड़की वापस आ गई है, जिसे असलम ने फेंका था। सुल्तान उसे ब्याह लाया है, पर वो बाज अब भी उसके साथ है। अजीब बात है। हर चौपाल, हर कुआं, हर गली में महनाज की बातें होने लगीं। कुछ मुंह पे मुस्कुराते थे, कुछ पीठ पीछे ताने मारते थे। सुल्तान को एक दिन पंचायत बुलानी पड़ी। गांव के बुजुर्ग, चौधरी और रसूखदार लोग जमा हुए। सुल्तान ने सबसे सामने कहा, मैंने एक लड़की को नहीं अपनाया, मैंने उस ममता को अपनाया है जो किसी परिंदे के दिल में भी जाग सकती है। बाज वहीं बैठा था, महनाज के पास, पंख सिकुड़े हुए, मगर सीना फुला हुआ। चौधरी ने कहा, हम ये नहीं कहते कि लड़की बुरी है, मगर क्या तुम सबूत दे सकते हो कि वो असलम की ही बेटी है? सितारा उठी। उसने एक पुराना टहला हुआ रुमाल दिखाया, जिस पर एक महीन सी कढ़ाई थी, जिस पर लिखा था, सितारा की बच्ची। ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसी दिन जब बेटी को पैदा किया और उसी दिन जब मुझे उससे जुदा कर दिया गया। असलम को वहां लाना पड़ा, उसे 2 लोग सहारा देकर लाए। उसने सबके सामने सर झुकाकर कहा, वो मेरी ही बेटी है, जिसे मैंने मुंह मोड़ा। पंचायत खामोश हो गई। कुछ ने सर हिलाया, कुछ ने चुपचाप कुर्ता झाड़ा और उठ गए। सुल्तान ने महनाज का हाथ थामा और कहा, अब ये जमीन भी तेरा घर है और ये लोग भी तेरी जुबान सुनेंगे। कुछ ही दिन बाद महनाज गांव के लोगों को जंगल की जड़ी बूटियां के बारे में बताने लगी। उसके चेहरे पर रौनक थी, मगर आंखों में अब भी एक कोना खाली था, वो कोना जो बचपन में खेलने से छूट गया था। बाज अब भी हर सुबह उसके साथ टहलने जाता, उसके आसपास मंडराता और छत पर बैठकर पूरे दिन उस पर निगरानी रखता। रात को जब सब सोते तो बाज महनाज के पास आकर उसके कंधे से सर लगाता, जैसे कहता हो, मैं अभी यहीं हूं, जब तक तू है मैं हूं। सुल्तान और महनाज की जिंदगी में समझदारी आ चुकी थी। बाज अब बूढ़ा लगने लगा था। उसके पंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी, मगर आंखों में वही पुराना भरोसा था जो एक मां की तरह अपनी बच्ची पर होता है। महनाज की जिंदगी अब एक मिशन बन चुकी थी, गांव की बच्चियों को जड़ी बूटियां के बारे में सीखना, उन्हें जीना सिखाना और हर बार खुद को साबित करना। मगर सुकून की जिंदगी को नजर लगते देर नहीं लगती। एक दिन की बात है, सुल्तान घर पर नहीं था।
सितारा और बाज आंगन में थे। महनाज अकेली बच्चों के पास से लौट रही थी। जैसे ही वो खेतों के रास्ते से गुजर रही थी, पीछे से किसी ने जोर से उसका दुपट्टा खींचा। वो घबरा के मुड़ी तो 3 चेहरे जिन्हें वो नहीं पहचानती थी। तू ही है ना वो असलम की हरामजादी? एक ने दांत पीसते हुए कहा। महनाज ने पीछे हटते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? तेरे बाप ने हमारे बाप को तबाह किया था, हमारी जमीन हड़प ली थी। अब तू उसी का हिसाब चुकाएगी। महनाज भागी। पांव की चप्पल खेत में छूट गई, दुपट्टा झाड़ियों में अटक गया। बाज, जो दूर एक पेड़ की डाल पर सो रहा था, अचानक उसकी चीख सुनकर जागा। उसने अपने पंख फैलाए, जैसे किसी युगों से दबे तूफान ने करवट ली हो। जैसे ही एक दरिंदा महनाज की कलाई पकड़ने को आगे बढ़ा, बाज आसमान से गिरते पत्थर की तरह झपटा। उसकी चोंच ने एक की नाक में छेद कर दिया, दूसरे की आंखों में पंजे मारे, तीसरा डर के मारे खेतों की ओर भागा। महनाज जमीन पर गिर चुकी थी, सांसें तेज थीं, चेहरा जर्द। बाज उसके सामने आ खड़ा हुआ, पंखों को फैलाकर जैसे कह रहा हो, अब कोई नहीं छू सकता इसे। गांव वालों की आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी ने दूर से देखा और शोर मचा दिया, महनाज पे हमला हुआ है। कुछ ही देर में सुल्तान भी घोड़े पर दौड़ता हुआ आ गया। सितारा भी बेसुध सी महनाज के पास पहुंची। महनाज को घर लाया गया। जख्म बहुत गहरे नहीं थे, मगर अंदर से वो जैसे कांप रही थी। सितारा ने उसे सीने से लगाया। तेरे अब्बा के गलत कामों की आग आज फिर तुझे जलाने आई थी, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। बाज अब खामोश था। उसका एक पंख जख्मी हो चुका था, मगर वो फिर भी छत पर चढ़ा और आसमान की तरफ देखा। उसी रात असलम ने घर छोड़ दिया। एक चिट्ठी छोड़कर गया। मेरे गलत काम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बने? मैं अब कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां मेरा साया भी उसकी जिंदगी में अंधेरा न डाले। अगले दिन बाज गायब था। न किसी ने उड़ते देखा, न जमीन पर पड़ा मिला। बस उसकी एक टूटी हुई पर थी, जो महनाज की किताबों के पास रखी मिली। सुल्तान ने बहुत खोज करवाया, मगर बाज जैसे फिजा में घुल गया था। महनाज चुपचाप उसकी पर को सीने से लगाकर बैठी रही, आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले दिन जब सुबह की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ी, तो एक सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। सुल्तान छत पर देर तक खड़ा रहा, आसमान को देखता रहा, जहां अब बाज का कोई निशान नहीं था। नीचे आंगन में महनाज चुप बैठी थी। उसकी उंगलियों में बाज का टूटा हुआ पर था, जिसे वो अब किसी किसी कीमती चीज की तरह संभालने लगी थी। दिन गुजरते गए। महनाज ने जड़ी बूटियों के बारे में बच्चों को फिर से बताना शुरू कर दिया, मगर अब हर रास्ता सुना लगता था। जिस छांव में वो बचपन से बड़ी हुई थी, वो अब कहीं नजर नहीं आती थी। सुल्तान उसे समझाता। सितारा हर शाम उसके लिए दूध लेकर बैठती, मगर महनाज की मुस्कुराहट में एक खालीपन अब भी था। एक रोज गांव के पीछे के पहाड़ों से एक खबर आई। एक घायल बाज पड़ा है पत्थर के नीचे, शायद सांसें चल रही हैं, मगर उड़ नहीं सकता। महनाज दौड़ पड़ी, सुल्तान भी उसके पीछे पीछे। वो पहुंची तो देखा, एक चट्टान के नीचे बाज फंसा हुआ था, जिसकी एक आंख बंद थी, पंख टूटे हुए थे। मगर जब उसने महनाज को देखा, तो उसकी गर्दन धीरे से उठी और उसकी एक आंख में वही पुरानी चमक चमकी। महनाज ने चट्टान से हाथों से मिट्टी हटाई। सुल्तान ने लकड़ी से सहारा दिया और बड़ी मुश्किल से बाज को निकाल लाए। वो अब बोल नहीं सकता था, ना ही उड़ सकता था, मगर महनाज उसे अपने दुपट्टे में लपेटकर घर वापस ले आई। दिनों तक वो बाज की मरहम पट्टी करती रही। बाज अब उड़ता नहीं था, बस आंगन के एक कोने में बैठा रहता। महनाज जब बच्चियों को पढ़ाती, तो वो उसकी बातों को यूं सुनता जैसे अब भी हर लफ्ज की हिफाजत कर रहा हो। गांव के लोग अब खुलकर महनाज की इज्जत करने लगे थे। सुल्तान ने हवेली के बाहर एक बड़ा सा बागा बनवा दिया, जहां महनाज बच्चों को पढ़ाती, बाज एक पेड़ की डाल पर बैठा रहता, जहां से सबको देख सके। एक दिन सितारा ने महनाज से कहा, बेटी, तू अब सुल्तान की बीवी है, इस हवेली की रानी है, मगर तेरी आंखों में अब भी इंतजार है। महनाज मुस्कुराई, बाज की तरफ देखा और कहा, जब कोई माँ अपनी औलाद को जानवर समझ के फेंक दे और फिर एक जानवर माँ बन जाए, तो ऐसे रिश्ते की ममता को कोई रुतबा, कोई इज्जत नहीं छीन सकती। उस रात बाज फिर से आसमान की तरफ देखने लगा।
जैसे वो अब भी उड़ना चाहता था। महनाज ने उसका सिर सहलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तू आराम कर मां, अब मैं तेरी ममता की रखवाली करूंगी। अगली सुबह बाज की आंखें बंद थीं, सांसें थमी हुई थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। वो उड़ नहीं सका। गांव के सबसे ऊंचे टीले पर सुल्तान और महनाज ने मिलकर बाज को दफन किया। वहीं एक पत्थर पर लिखा गया, इसने मां बनकर वो किया जो इंसान यानी असलम भी नहीं कर पाया। ये परिंदों की उड़ान नहीं थी, ये ममता की हद थी।